डाल दिया ग्रुप पर। यस सर। अब मुझे बताओ, यह हम संकल्पना देखे बराबर। हाँ, विचार। विचार और तर्क में क्या फर्क है? विचार यानी सोचना। और तर्क में क्या फर्क है? क्या अंतर है कि नहीं है? विचार फ्री होता है, मतलब हम कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन तर्क मतलब एनालिसिस करना, क्या सही है क्या गलत है, इस तरह से। हाँ, तर्क करना यानी अंदाज बांधते हैं हम, बराबर है। अब देखो, ये जो तर्क होता है, तर्क भी एक चिंतन का मुख्य पक्ष है, क्योंकि तर्क हम विचारों से ही करते हैं। इस प्रक्रिया में अनुमान संलग्न है, यानी संलग्न यानी जोड़कर आता है। यहाँ पर अनुमान निकालना होता है तर्क में। रीजनिंग करते हैं तर्क मतलब, और तर्क लगाते हैं। जैसे कि कहीं दूर धुआं दिख रहा है, तो तुम क्या तर्क लगाओगे? तर्क क्या लगाओगे? आग लगी होगी बोल के। तो तुम उसमें विचार करते हो कि डायरेक्ट कहते हो ना तर्क लगाया है? हाँ। लेकिन कैसे लगाया तुमने तर्क कि वहां पे आग लगी है? धुआं दिख रहा है इसके। हाँ, तो इसके पहले कभी तुमने ऐसा देखा होगा ना कि आग लगती है तब धुआं निकलता है, या धुआं लगने के बाद फिर आग लगती है? सबसे पहले धुपता ही है ना, है ना? तो हाँ हाँ विचार सर। किया। तो तर्क का क्या होता है कि सबसे पहले उसका, उसने उस पार्ट को पहले देखा हो, आजमाया हो, विचार किया हो, चिंतन किया हो, फिर उस पे हम तर्क करते हैं, बराबर। तर्कपूर्ण विचार करना, या फिर उस समस्या के समाधान में कुछ ना कुछ सोचना, तो ये तर्क भी कहलाता है। कि देखो, हम तर्क भी करते हैं। जैसे कि देखो, अभी यहाँ पर थोड़ा ट्रैक छोड़कर मैं उदाहरण देता हूँ। इतना भी छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन वो होता है। देखो, अगर बहू और सास में झगड़े हो जाते हैं, तो इनमें तर्क बहुत लगाया जाता है। ये सब नो। अब बहू ये बोलेंगी बराबर है के लिए, बोलो। सास और बहुएं की जब झगड़े होते हैं, तो उसमें यस तर्क यस। ज्यादा लगाए जाते हैं। क्या कहना है आपका, ये सर नो? यस सर यस। जैसे कि, अब उदाहरण तुम दो। हाँ, मेरे को ही चाहिए था, जो जस्ट यस बोलेगा उसको ही पूछूंगा मैं। बोलो चलो, कैसे? एक एग्जांपल दो, चलो कैसे? कैसे? अख्तर मुल्ला बोलो। नहीं सर, किस बात से शुरू हुआ ये हम सोचते हैं पहले। हाँ, नहीं, आप बताओ भाई, आप बताओ। अब देखो, इतना नहीं सोचते हम। सास और बहू की जब झगड़े होते हैं ना, तो वो इतना तर्क नहीं करती क्यों झगड़े किए। नहीं नहीं नहीं, झगड़े होने के बाद भी कभी कभी ना, सास बहू की झगड़े हो जाती है, तो या सास को मिलने कोई आता है, या फिर सास अगर बेटे के पास भी बैठती है, तो हम तर्क क्या लगाते हैं? चलो, हमारे बारे में ही बात कर रही है, मेरा ही बोल रही होगी, वो ऐसा कर रही होगी, चुगली लगा रही होगी। किए कि नहीं तर्क? ऐसा होता है कि नहीं ऐसा? ये सर नो? यस सर। हाँ। तो ये तर्क है ना, कि हम उसके बारे में, उस चीज से जो जो आपके बारे में हुआ है, उसके बारे में ही आप सोचते हैं। हाँ। और तर्क जो होता है ना, वो तथ्य पर यानी फैक्ट पर आधारित होता है। कुछ ना कुछ उसको फैक्ट होता है, और उसी फैक्ट से हम क्या करते हैं, कंक्लूजन तक जाते हैं। अभी झगड़ा हुआ है, और वो किसी के साथ बात कर रही है, तो मेरे बारे में ही बोल रही है, मेरे बारे में ही शिकायत कर रही है, मेरा ही कुछ गुणगान गा रही है। ऐसे ही हम तर्क लगाते हैं, क्योंकि वो जो चर्चा हो रही थी, आपके बारे में हो रही थी। फैक्ट हम निकाल रहे थे ना। जो रिलेटेड था वो आपके बारे में ही था, इसीलिए आपने वैसे सोचा, और उसके बारे में के कंक्लूजन तक आप पहुंच गए। वो ये बात होती है। तर्क में जो तर्क होता है, वो उद्देश्यपूर्ण होता है, कुछ ना कुछ एंगल होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया, वो झगड़ा होने के बाद, या फिर कुछ चाहने के बाद हम तर्क लगाते हैं। जैसे कि अभी मैं ऑफिस या स्कूल देर से गया या गई, हाँ, और फिर तुम्हें जैसे वहां पर हेडमास्टर को मालूम हुआ तुम देर से आए हो, और जैसे हेडमास्टर तुम पहुंचे, हेडमास्टर ने तुम्हें बुलाया, तो तुम क्या सोच लगाओगे, क्या तर्क लगाओगे? क्यों बुलाया होगा हेडमास्टर ने तुमको? आज लेट हुआ जाने के लिए, क्या तो सुनाने के लिए बुलाया। क्या तर्क लगाए कि नहीं तुम?
उसी कुछ तो उद्देश्य था कि नहीं तर्क लगाने का तुम्हारा। उसने हमें मुझे बुलाया तो किस चीज के लिए बुलाया होगा, तो आप तर्क लगाते हैं। या फिर कोई साहब आकर चले जाते हैं स्कूल में और उसके बाद तुरंत अगर हेडमास्टर आपकी मीटिंग लगाता है तो आप क्या तर्क लगाते हैं, कुछ तो रीजनिंग लगाते होंगे ना। हाँ, क्या लगाते हैं, यस सर। क्या लगाएंगे अभी आप, वो एक साहब क्या तो बोला रहेगा। हाँ, तो अभी उसको कुछ तो लगा होगा और ये बुलाएगा और हमें डांटेगा, ये वाला हमारा सिचुएशन रहेगा। यानी जो भी कुछ हम सोचते हैं तर्क करते हैं उसमें कुछ ना कुछ उद्देश्य होता ही होता है, तथा तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तथ्य यानी फैक्ट्स, कुछ ना कुछ फैक्ट्स होते हैं। उसने ऐसे मुझसे किया, इसका मतलब ये था। हाँ, आज मैंने उसको पैसे मांगे लेकिन उसने नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, उसके पास होते हुए भी उसने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए, क्या हो सकता है कारण, कारण क्या हो सकता है। मैं जो पूछ रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको बताना नहीं है क्या, आप लोगों का मूड नहीं है आज पढ़ने का, आप है लोगों ना का सर। मूड नहीं है बातों करने का, आप लोगों को नहीं पढ़ना ऐसा नहीं कुछ है, नहीं है। है ना सर। पढ़ना है नहीं है, सर, पढ़ना है सर। आंसर क्यों नहीं आ पढ़ना है रहे हैं। सर। पढ़ना है तो सर। हाँ, पढ़ना नहीं है तो मैं ऐसे ही मीटिंग बंद कर देता हूँ, क्या जरूरत है मेरे को, तो मुझे भी जरूरत सर नहीं है। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन मैं क्वेश्चन पूछ रहा रिपीट हूँ। कर दीजिए सर। हाँ, पढ़ना है सर। पढ़ना नहीं है तो मैं यही अभी जैसे मीटिंग बंद हुई थी ना वैसे ही इसको बंद कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मुझे अकेले को थोड़ी पढ़ना है, आपको ही पढ़ना है। अगर आप चर्चे में सहभाग नहीं होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपके सर के ऊपर से चला जाएगा, इसीलिए तो मैं आपसे पूछता हूँ। चलो, तो मैं पूछ क्या रहा हूँ, अगर आपके फ्रेंड को आपने कुछ पैसे मांगे उधार, आपने आपके करीबी फ्रेंड से कुछ पैसे उधार मांगे, लेकिन आपके फ्रेंड ने पैसे नहीं है ऐसे आपको कहा, लेकिन असल में उसके पास पैसे हैं, क्या कारण हो सकता है उसने पैसे नहीं है कहने का, आपको इनकार क्यों किया उसने। उसको भी जरूरत हो सकती है। एक तो सर उसको भी लगते रहेंगे पैसे, नहीं तो उसको पता रहेगा कि ये वापस नहीं देगा बोल के। यस, कुछ तो फैक्ट होगा। और दूसरा, सर उसकी मेंटालिटी नहीं होगी सर पैसे देने की। हाँ वेरी नाइस। और उसकी कुछ मजबूरी होगी, वो दे नहीं सकता होगा। वेरी नाइस। और मैं क्यों दूं, ऐसा भी रहता होगा उसको। तो हमारे मांगने वाले वो की भी कुछ सोचता गलती हुई होगा। होगी ना, हमारे मांगने वाले की भी कुछ गलती रहेगी ना। सर मी एक सांगू का, हाँ त्याच्या वही हाँ सर, सोबत वापस फिर से देगा कि नहीं बोल हाँ के। हाँ। और या पिछले वाले पैसे जल्दी नहीं दिए होंगे, या पिछले वाले हाँ, पैसे दिए ही नहीं होंगे, मांग करेक्ट मांग करेक्ट, कर दिए होंगे। यस यस। या फिर जब उसको जरूरत थी तो तुमने उसकी जरूरत पूरी नहीं की होगी। यस। हाँ, तो ये क्या ठीक है, है। फैक्ट है। और इस फैक्ट को हम सोच के निष्कर्ष निकालते होंगे कि मेरे फ्रेंड के पास पैसे हुए भी मुझे नहीं दिया, इसका मतलब मैंने पिछले जब पैसे लिए थे उसको वक्त टाइम पे नहीं लौटा दिए, इसलिए वो इस बार मुझे मदद नहीं कर रहा है। तथ्य पे गए कि नहीं, हम फैक्ट पे चले गए कि नहीं, ये फैक्ट होने की वजह से हमने कंक्लूजन लगाया कि इसीलिए उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो ये तर्क लगाते हैं हम, वो निर्णय लिए जाते हैं। तर्क हमें तर्क में हम पर्यावरण से प्राप्त जानकारी और मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का कतिपय नियमों के अंतर्गत उपयोग करते हैं। कतिपय का मतलब जो है वो, हाँ, पहले से तय है वो। तो ये जो भी हम कुछ फैक्ट करते हैं या फिर तर्क करते हैं, जैसे कि अभी मैंने पूछा कि बहुत कहीं दूर एमआईडीसी में वगैरह बहुत धुआं निकल रहा है, तो हम क्या लगा सकते हैं तर्क, वहां आग लगी वहां पे होगी। आग लगी आग है। लगी है। आग हाँ लगने से। हाँ, अब जानकारी आपको कहाँ से हुई, पर्यावरण से, धुआं निकला ना दूर से। हाँ। धुआं कब निकलता है, कहीं आग लगने पे ही निकलता है। फिर मस्तिष्क में तुम्हारे पहले से ब्रेन में कुछ सूचनाएं थी, क्या कब लगती है, कहाँ लगती है, कैसे लगती है, और उतने में आपको वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है ना उसके सायरन का आवाज आया, तो आपने क्या क्या तय किया, कि आग बहुत ज्यादा लगी होगी। लगी है। आग लगी होगी। हाँ, बराबर। तो ये होता है। अब देखो, ये जो तर्क होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक है निगमन और दूसरा है अगमन।
अभी निगमन और आगमन का मतलब है इंडक्टिव और डिडक्टिव, बराबर। अब ये निगमन तर्क का है जो हमें पहले दिए गए कथन के आधार पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, बराबर। यानी पहले क्या होता है, कथन दिया गया होता है ऊपर, फिर उसके ऊपर से निष्कर्ष निकालने का प्रयास करना है। और आगमन में क्या होता है, तर्क हम आगमन में, आगमन तर्क में हम उपलब्ध प्रमाण से निष्कर्ष निकालने से आरंभ करते हैं। यानी पहले से प्रमाण दिया होता है, उससे हमें निष्कर्ष निकालना होता है। तो ये निगमन और आगमन है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। तो उसी के हिसाब से हम सोचते हैं, बराबर। तो राम, कथन होता है राम स्कूल नहीं गया, ये नीचे निष्कर्ष होंगे क्यों नहीं गया, है ना। तो उसके कारण दिए जाते हैं, तो उसके निष्कर्ष हमें निकालने होते हैं। तो सबसे पहले होता है निगमन में उदाहरण दिया जाता है, फिर नियमों तक जाना है, और आगमन में नियम दिए होते हैं, उससे उदाहरण पर हमें जाना होता है। तो ये दोनों में अंतर है, निगमन और आगमन में। अधिकतर वैज्ञानिक तर्क आगमन प्रकृति के होते हैं। अधिकतर वैज्ञानिक जो तर्क हैं वो आगमन प्रकृति के होते हैं, यानी पहले नियम दिए जाते हैं और फिर उसके ऊपर उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे कि न्यूटन के बल का नियम बताया जाता है और फिर उस पर पूछा जाता है कि इसमें कौन से एग्जाम्पल होंगे, या फिर बस में जोर से ब्रेक लगाने के बाद हम आगे क्यों झुकते हैं, कौन से इसके अनुसार, न्यूटन के नियम अनुसार कौन से। ये क्या हुआ, पहले उदाहरण दिया और नियमों पर जाने को कहा, बराबर। तो पहले उदाहरण दिया फिर नियमों पर जाने के लिए कहा, तो ये हो गया निगमन तर्क। और आगमन में पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर उसी से उदाहरण बनाना होता है, पहले नियम फिर उदाहरण, ये होता है आगमन। और निगमन में क्या होता है, पहले उदाहरण और फिर नियम, यानी उदाहरण की ओर से नियम की ओर जाना होता है। समझ में आ रहा है कि सर के ऊपर से जा रहा है। आ रहा है या सर अभी समझ का में। सर थोड़ा थोड़ा ऊपर आ गया रहा है है सर। सर, आ रहा है। हाँ, ऊपर गया मतलब क्या हुआ बोलो, उसको और एक एग्जांपल देके बताता हूँ। निगमन तर्क यानी क्या, कि निगमन जो तर्क होता है तो पहले कथन दिया जाता है और फिर हमें उसके निष्कर्ष पर पहुंचना है। आगमन में क्या होता है, ऑलरेडी निष्कर्ष होता है, फिर उसके उदाहरण हमें निकालने होते हैं, कारण होते हैं। तो ये निगमन वाला तर्क और आगमन वाले तर्क में फर्क होता है। वैज्ञानिक हो या साधारण व्यक्ति, कुछ घटनाओं के आधार पर सभी के लिए कुछ सामान्य नियम होते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति पुजारी है क्योंकि वह साधारण वस्त्र पहनता है, प्रार्थना करता है और सादा भोजन करता है। तो ये क्या हो गया, वैज्ञानिक हो या साधारण व्यक्ति, घटनाओं के आधार पर हमने क्या किए, कुछ नियम बनाए। वैज्ञानिक दिखते कैसे हैं और पुजारी में क्या फर्क है, वैज्ञानिक और पुजारी में कुछ अंतर है कि नहीं है। यस हाँ सर। सर। हाँ, अब ये जो अंतर है वो कथन हो गया, हमें निष्कर्ष पे जाना है। क्या निष्कर्ष है, कि पुजारी क्या पहनता है और वैज्ञानिक कैसे समझ में आता है। इनमें कुछ फर्क है कि नहीं, वैज्ञानिक और इसमें क्या क्या फर्क है बताओ चलो। हाँ हेयर स्टाइल में फर्क है सर दोनों के। हाँ, हेयर स्टाइल में फर्क है और कपड़ों में ड्रेसिंग फर्क में, है सर। ड्रेसिंग कपड़ों में में फर्क फर्क है। है सर। कपड़े का सर। पहनने के तरीके से, वर्तन में भी फर्क है सर। वर्तन में फर्क है, हाँ, थिंकिंग में फर्क है। हाँ, ये अगर कोई कुछ घटनाएं घड़ी है, शास्त्र भी अलग है। हाँ, अगर कुछ घटनाएं घटती हैं तो पुजारी कहेगा ये भगवान की देन है, उसको एक्सेप्ट करो। लेकिन वही वैज्ञानिक क्या कहेगा, कि इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, ये घटना घटी है मतलब इसके पीछे कारण है। वैज्ञानिक अब विचारी क्या कहेगा, इसके पीछे भगवान है कि नहीं। ये दोनों की सोच में भी अंतर हो सकता है। ये पुजारी पूजा करता है और वो क्या करता है, जो वैज्ञानिक है वो सर्च करता है, शोध करता एक्सपेरिमेंट है, करता। बार बार उस पर करते रिसर्च करता है। ये फर्क है, ये आम फर्क में और वैज्ञानिक सोच में अंतर है। अब जब भाषा निर्धारण के रूप में विचार, जब भाषा को हम निर्धारण करते हैं तो हमारे विचार कैसे होने चाहिए या फिर होते हैं। देखो, जीन पियाजे का मानना था,
जीन पियाजे का मानना था कि जीन पियाजे का मानना था भाषा न केवल विचार निर्धार करती है, भाषा सिर्फ विचार निर्धार करती नहीं है, तो फिर क्या करती है, अपितु यह इसके पहले भी उत्पन्न होती है। यानी भाषा केवल विचार को निर्धारित नहीं करती, तो विचार के पहले वो उत्पन्न होती है। पियाजे ने प्रमाणित किया कि बच्चे संसार का आंतरिक निरूपण चिंतन के माध्यम से ही करते हैं। निरूपण का मतलब क्या, देखो पता होगा आपको, निरूपण जो भी सेंटेंस है स्टांजा है उसको एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन करना, उसका मतलब बताना। अभी भगवत गीता का भी निरूपण किया जाता है, या समझो, मतलब बताया जाता है। हाँ, जो बड़े बड़े कविताएं होती हैं या फिर कुछ बड़े बड़े ऐसे संस्कृत वाले शब्द होते हैं, उर्दू वाले सेंटेंस होते हैं, तो उसका निरूपण हम इंग्लिश में करते हैं या फिर हिंदी में करते हैं या फिर हमारे लोगों को समझ में आए इस भाषा में करते हैं। तो ये सब बातें हैं वो निरूपण करके हम बताते हैं। तो जीन पियाजे ने क्या प्रमाणित किया कि बच्चे संसार का आंतरिक निरूपण चिंतन के माध्यम से करते हैं, यानी जो भी कुछ समझ है वो निरूपण के माध्यम से करते हैं, यानी आकलन करके, अंडरस्टैंड कर करके करते हैं। इसके बारे में उन्होंने उदाहरण दिया। जब बच्चे किसी चीज को देखते हैं, जब बच्चे किसी चीज को देखते हैं और बाद में इसकी नकल करते हैं, तो चिंतन की प्रक्रिया इसमें भाषा निहित नहीं होती है, निश्चित रूप से घटित होती है। यानी किसी चीज को देखना और उसकी नकल करना, उसमें कहां पर चिंतन आया, नहीं आया। जिसमें भाषा निहित नहीं होती, निश्चित रूप से घटित होती है। जहां भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वहां चिंतन होता है। यस और नो, बराबर है कि नहीं। यस सर। कोई कार्य करते हैं हम, कार्य को जैसे कि वैसे देखकर करना है, तो वहां कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत होती है क्या, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं हुई, वहां भाषा का इस्तेमाल होता है क्या। और जहां भाषा का इस्तेमाल नहीं होता वहां पर ज्यादा चिंतन नहीं होता है। यानी चिंतन के लिए भाषा महत्वपूर्ण है। भाषा चिंतन के बगैर पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सोचे तो क्या सोचे, सही है कि नहीं, और कैसे सोचे, यस और नो। यस यस सर, यस सर। यस सर। बच्चों का या फिर बच्चे के दूसरे के व्यवहार का प्रक्षेपण करने और उसी व्यवहार का अनुकरण करने में निसंदेह चिंतन का उपयोग होता है, भाषा का नहीं। यानी हम जब किसी के व्यवहार को देखते हैं, उस वो व्यवहार का अनुकरण करने में निसंदेह चिंतन का उपयोग होता है। मतलब हम जब एक दूसरे का व्यवहार देखते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, है कि नहीं। चिंतन को, भाषा का नहीं, भाषा का नहीं करते हम, चिंतन करते हैं अनुकरण करते वक्त। चिंतन के साधनों में भाषा मात्र एक साधन है। चिंतन के साधनों में भाषा एक साधन है। जैसे ही क्रिया स्वयं के अंदर समाहित हो जाती है, भाषा बच्चे के अनेक प्रकार के प्रतीक चिंतन को प्रभावित कर सकती है, परंतु यह विचार के उत्पन्न होने के लिए आवश्यक नहीं होती है, आवश्यक नहीं होती है। अब देखो, चिंतन के साधनों में भाषा सिर्फ एक साधन है। जैसे ही हम कुछ क्रियाएं सीखते हैं, सीखने के वक्त हम चिंतन करते हैं उसके बारे में कि कैसा सीखा जाए, क्या किया जाए। हाँ, जैसे कि मान लो हम तैरना सीखते हैं, तो तैरना सीखने के लिए हम कुछ चिंतन करते हैं कि नहीं, कि कैसे तैरा जाए, क्या करना है, जब हमें पानी में फेंका जाए या हम गिरे तो कैसे तैरना है, इसके बारे में हम चिंतन करते हैं। लेकिन एक बार क्या हम उस क्रियाओं को, वो तैरना सीख लिए, तो बाद में हम कभी वो तैरना कैसा है इसके बारे में चिंतन करते हैं क्या, करते हैं क्या। नहीं। नहीं। हाँ, नहीं। डायरेक्टली नहीं, नहीं। एक्शन करते हैं, डायरेक्टली एक्शन करते हैं। यानी किसी चीज को समझने के लिए, सीखने के लिए या फिर सीखते वक्त हम चिंतन करते हैं, उस वक्त भाषा की जरूरत होती है। वो भाषा उस वक्त सिर्फ टूल है, साधन है, जरिया है,
उस बात को समझने के लिए, नहीं तो भाषा की जरूरत भी नहीं है ना। लेकिन उस चीज को समझने के लिए भाषा की जरूरत है। एक बार वो स्वयं में आ जाए, स्वयं के अंदर समाहित हो जाए, तो भाषा की जरूरत फिर से नहीं लगती है। और यही भाषा या फिर कोई सिंबल है, प्रतीक है, तो वो चिंतन को प्रभावित करती है। और विचार उत्पन्न होने के लिए, विचार उत्पन्न होने के लिए भाषा या फिर सिंबल होना आवश्यक नहीं होता है, ऐसे बोलते। पियाजे का मानना था कि यद्यपि भाषा बच्चों को सिखाई जा सकती है, देखो पियाजे का मानना था कि यद्यपि भाषा बच्चों को सिखाई जा सकती है, किंतु शब्दों को समझने के लिए उसके मूल में निहित संप्रदायों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। बराबर, उसके जो संप्रदाय हैं, हाँ, जो संबंध है, उस समझने के लिए ज्ञान की जरूरत है कि नहीं है। बच्चे को भाषा सिखाई जा सकती है, लेकिन वो किसी शब्द को समझने के लिए या फिर उसके मूल को समझने के लिए, उसको एसोसिएट करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? होगी। इसीलिए होगी सर। भाषा को समझने के लिए, इसीलिए भाषा को समझने के लिए विचार आधारभूत एवं आवश्यक तत्व है। यानी उसने और लास्ट में ये भी कहा कि अगर भाषा को समझना है तो विचार महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि विचार करने के लिए भाषा जरूरी है, लेकिन भाषा समझने के लिए भी विचार जरूरी है ना। जैसे कि अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, किसके जरिए पढ़ा रहा हूँ? भाषा के जरिए पढ़ा रहा हूँ। अगर तुम्हें भाषा समझ में नहीं आती है या फिर वो लाइन समझ में नहीं आ रही है, सेंटेंस नहीं समझ रहा है, तो तुम विचार करते हो कि नहीं, क्या होगा, इसका मतलब ये है क्या? हाँ, सर को पूछूंगा तो सर कुछ कहेंगे तो या डांटेंगे, तो फिर उसके पहले मैं खुद उस शब्द का अर्थ समझ लेता हूँ, क्या होगा इस शब्द का अर्थ, क्या होगा निरूपण का मतलब, तो तुम खुद सोचने लगते हो। तो वो भाषा समझने के लिए तुमने विचार किया कि नहीं किया? सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, हर जगह ही ऐसे होता है। हम भाषा समझने के लिए, भाषा को समझने के लिए विचार को आधारभूत बनाते हैं, और विचार भी जरूरी होता है। जैसे कि यूट्यूब पर किसी चीज को देख रहे हैं, नई रेसिपी सीख रहे हैं, तो वहां विचार करते हैं ना, इसने ये क्यों डाला होगा, वो क्यों डाला, पहले ये डाला फिर ये डाला, क्या होगा अगर वो पहले चीज पहले डालेंगे तो, वगैरह वगैरह। जब ऐसे हम थिंकिंग करते हैं तो भाषा बोल रहा है, और बोलने पर वो समझने के लिए भी विचार जरूरी होता है। अगला, अब विचारों के प्रकार हैं। हम जो विचार करते हैं उसके भी प्रकार हैं। कौन कौन से? अब विचारों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? कितने भागों में बांटा जाता है? दो दो भागों दो में। से। पहला है शाब्दिक विचार। चलो पढ़ो इसको, शाब्दिक विचार को। शाब्दिक विचार हाँ मैडम, बोलो ना। उन संदेशों काय बोल, त्याचं हे झालं असेल हो. काय म्हणते? बराबर। अभी विचारों के मुख्य दो भागों में बांटा गया है। पहला है शाब्दिक विचार,
शाब्दिक विचार उन संदेशों या अभिव्यक्ति से संबंधित रखते हैं जो शाब्दिक रूप से भेजे जाते हैं। शाब्दिक विचार निम्न प्रकार के होते हैं। शाब्दिक यानी क्या होता है? शब्दों के जरिए हम बोलकर, हाँ, फिर वो जब मैं बोलता हूं तो तुम सुनते हो। बोलना, सुनना, जब बोला जाता है तो उसको ग्रहण भी किया जाता है ना। तो सबसे पहला है बोलकर, और फिर दूसरा है दृष्टि से, यानी देखकर। जैसे मैं बोल रहा हूं अभी, तुम सुन रहे हो। दूसरा है क्या है कि तुम देख भी रहे हो, डिस्प्ले पे जो स्क्रीन है, जो शब्द लिखे हैं उसको पढ़कर भी तुम विचार कर सकते हो। तो शाब्दिक विचार दो प्रकार के हैं। एक आता है मौखिक विचार। ऐसा मौखिक विचार, ऐसे विचार जिनके बालक सुनकर या बोलकर ग्रहण व्यक्त करता है। बराबर, जिनको बालक सुनकर या बोलकर ग्रहण या फिर व्यक्त करता है, मौखिक विचार कहलाते हैं वो। जैसे किसी बालक को अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना, बातचीत करते वक्त वो शाब्दिक विचार करता है। दूसरा है दृष्टि विचार, ऐसे विचार जिनकी अभिव्यक्ति बालक देखकर करता है, जैसे कि पोस्टर हो, चार्ट हो, है ना। हाँ, अब देखो, तुम सात रास्ते से जा रहे हो या कहीं से जा रहे हो, या फिर वो पत्रकार भवन से जा रहे हो, बड़े बड़े पोस्टर लगाए होते हैं, और जैसे तुम उस पर देखते हो क्या लिखा है तो विचार चलता है कि नहीं। जैसे कि लिखा है पूना गाडगीर, हाँ, आपण या इकडे सोनं घ्या, 50% डिस्काउंट, लगेच तुम्ही पळता, है की नहीं, तुम थिंकिंग करते हैं, है कि लेने खरीदने जाते। तो ये दृष्टि विचार है, देखकर। सुनकर जब हम बोलते हैं, अब यही पूना गाडगिल की अगर एडवर्टाइज आइडियो आ जाती है एफएम पे वगैरह, आप सुनते हैं तो वो ग्रहण उस पर विचार करते हैं हम सुनकर। बराबर। और दूसरा है दृष्टि यानी देखकर। अब तीसरा है मौखिक दृष्टि विचार। मौखिक दृष्टि विचार यानी देखना भी है, साथ में बोलना भी है। तो देखो अभी मौखिक दृष्टि विचार, ऐसे विचार जिन्हें बालक सुनकर तथा देखकर ग्रहण कर सकता है, परंतु अपनी तरफ से कोई अभिव्यक्ति नहीं दे सकता। जैसे कि टीवी देखना, मूवी देखना, ये वन में होता है। बराबर, हम रिप्लाई दे सकते हैं क्या उसको? नहीं। यूट्यूब पर पहले से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो, उसको हम रिप्लाई दे सकते हैं क्या? दिए भी अगर कमेंट में, तो वो जब देखेगा तुम्हें तुरंत मिलेगा क्या? नहीं। तो ये हो गया, क्या हो गया? ये क्या हो गया? ऑडियो और वीडियो, है ना। ऑडियो वीडियो विजुअल। तो यहाँ पर हम देखकर या बोलकर ग्रहण करते हैं। और फिर अंतिम है लिखित विचार, राइटिंग करके। ऐसे विचार जिन्हें बालक लिखकर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। जैसे कि अपने प्रिय व्यक्ति को पत्र लिखना, ठीक है नहीं, हम लिखकर बताते हैं, है ना। तो शायद मुझे लगता है मीटिंग और एक बार बंद हो जाएगी। बंद होने के बाद मैं दूसरी लिंक दूंगा, ग्रुप पर डालूंगा, ठीक है। तो उस पर ये हो जाए, ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि मुझे मैसेज आया है ठीक है सर। लिंक, बट अभी की मीटिंग बंद हो जाएगी। अगर बंद हो गई मानो, तो भी हम उसे क्या करेंगे? रिज्वाइन करेंगे दूसरे रीज्वाइन दिन। करेंगे, मैं नई लिंक डाल दूंगा। ये शायद दिक्कत किसी वजह से आ रही, देखूंगा मैं। ओके। डेली नहीं आती है दिक्कत, आज क्यों आ रही है? ठीक है, तो समझ में आया। लिखित विचार ऐसे विचार जिन्हें कोई बालक लिखकर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है या लिखित स्रोतों को पढ़कर उस माध्यम के विचार को ग्रहण करता है। जैसे पत्र लिखना, समाचार पत्र पढ़ना, किताबें पढ़ना, स्टोरी पढ़ना, व्हाट्सएप के ऊपर दिए गए एक आधे मैसेज को पढ़ना, है ना। तो ये लिखित विचार है, लिखित विचार है। तो ये विचार के प्रकार। अब देखो अशाब्दिक विचार। अभी अशाब्दिक विचार को देखेंगे। अभी क्या देखेंगे?
अशाब्दिक विचार को देखेंगे। अभी जो अशाब्दिक विचार उन संदेशों या अभिव्यक्तियों से है जो अशाब्दिक रूप से भेजे या ग्रहण किए जाते हैं। अशाब्दिक विचार उन संदेशों या अभिव्यक्ति से है जो अशाब्दिक रूप से भेजे या ग्रहण किए जाते हैं। इनका भी वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। अशाब्दिक यानी जिसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, जिसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया हो उसको अशाब्दिक कहा जाता है, जिसको हम सिंबॉलिक लर्निंग भी कहते हैं। बराबर है ना? सिंबॉलिक, मानो तुम रास्ते से जा रहे हो और आगे कहा गया कि आगे स्कूल है, हाँ? वहां सावकाश चलवा, तो कौन से चित्र से दिखाया जाता है? दिखाया जाता है ना, आगे स्कूल है वाहने सावकाश चालवा, कुठल्याने दाखवलं जातं? चिन्हानं दाखवलं जातं ना बोर्डवरती। बच्चों का यस फोटो सर। होता है स्कूल के बैग लेकर। करेक्ट। तो उसी सिंबल से तुम समझ गए कि नहीं, आगे स्कूल है, तो उसी प्रकार से हमें देखना है अशाब्दिक विचार के भी कुछ प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला है शारीरिक भाषा। पहला क्या है? शारीरिक भाषा यानी फिजिकल लैंग्वेज। ऐसे विचार जो शरीर द्वारा दिए जाते हैं, जैसे कि हाथ हिलाना, उंगली हिलाना, आंखें मोटे करना, है कि नहीं? अगर हम मम्मी गुस्से में होती है तो बच्चों को कैसे डांट के बताती है? आंखें मोटे करके चुप बैठो। किसी हम चौक में जाएंगे तो वहां पुलिस वाला ठहरा होता है, ट्रैफिक पुलिस, और वो बोलता है तुम रुको, तुम आगे जाओ, वो हाथ हिला के बताता है ना कि तुम रुको, इसको आगे जाने जाओ, है ना? इशारे करके बताता है। यस सर, हाँ नो? सर। यस सर। इसी के साथ हम जब कोई चिल्लाता है स्कूल में, तो भी हम क्या करते हैं? मुंह पे उंगली रख के चुप बैठने के लिए कहते हैं। ये कैसी लर्निंग हुई? हाँ, ये सिंबॉलिक लर्निंग है कि नहीं? फिर है शारीरिक यस सर। हाँ, शारीरिक भाषा की सिंबॉलिक लर्निंग है, या फिर उसको हमें कहते हैं शारीरिक भाषा भी कहते हैं। इस शरीर के हिस्सों से हमने उसको बताया, हाथ हिला के, उंगली दिखा के, चुप बैठो बोल के, आंखें मोटे करके, है ना? तो कूट भाषा भी होती है। कूट भाषा यानी कभी कभी विचारों का संप्रेषण, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। हाँ, संप्रेषण इस वर्ड का मीनिंग है कम्युनिकेशन। कभी कभी विचारों का संप्रेषण ऐसे कूट के माध्यम से किया जाता है जो शाब्दिक रूप में नहीं होते हैं। इनके अर्थ को पहले से ही सुनिश्चित किया जाता है और फिर उसको लिखकर भेजा जाता है। जैसे कि ए को प्लस कहा गया, बी को माइनस कहा गया, सी को भाग कहा गया और डी को गुना कहा गया। तो इसका आंसर क्या ऐसे पूछा जाएगा? तो ये पूछते वक्त या फिर मैंने डायरेक्ट आंसर दिया क्या? ऐसे हाँ सर, डायरेक्ट आंसर। डायरेक्ट आंसर ही दिया मैंने, यानी 2 के जगह सी होना है, फिर 2 था, फिर गुना के जगह डी था, है ना? और बराबर क्या, ऐसे यस सर। पूछना था, ऐसा पूछना था। बराबर, मैंने क्या इस्तेमाल किया? ये यानी आपको अगर सॉल्विंग करना है सिंबॉलिक। तो सी का मतलब पता होना है। ये सी मतलब कोडिंग है, और तुम क्या करोगे? सी को क्या कोड दिया है उसको डिकोड करोगे। सी को कहा गया है भाग, है ना? तो ये होती है कोडिंग डिकोडिंग। शुरू में राजा महाराजा जब पत्र व्यवहार करते थे एक दूसरे को, तो इसी कुट भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। अगर किसी के हाथ पत्र लग गया तो हमारी सूचनाएं उसे मिल जाएगी, इसीलिए ऐसे कुट भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। बुद्धिमत्ता का जो पेपर होता है ना, उसमें कुट भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। याद है क्या? देखो, यस सर, कोडिंग हाँ डिकोडिंग। हाँ, कोडिंग और डिकोडिंग। तो समझने के लिए भी कोडिंग डिकोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है और कम्युनिकेशन उससे किया जाता है। तो कोडिंग और डिकोडिंग भी महत्वपूर्ण है। तो जो कुट भाषा वो लिखी जाती है, कोडिंग डिकोडिंग करके हम उसको सॉल्व करते हैं।
अब है सृजनशील विचार या फिर सृजनात्मक विचार, जिसको क्रिएटिव थिंकिंग बोलते हैं। अब क्रिएटिव जो थिंकिंग होती है, तो ये थिंकिंग जो होती है, ये हमारे असल में चिंतन का ही एक प्रकार है, एक अंग है, लेकिन एक अलग प्रकार की तकनीक है। क्योंकि चिंतन में हम क्या करते हैं, एक दिशा से सोचते हैं। चिंतन में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही दिशा से सोचते हैं, एक दिशा से सोचना, वो कहलाता है चिंतन, बराबर। लेकिन जब हम बहुदिशा से सोचते हैं, अलग 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 एंगल से सोचते हैं, और अलग अलग एंगल से सोचकर किसी समस्या के आंसर पर जाते हैं, तो वो कहलाता है सृजनात्मकता चिंतन। वो क्या कहलाता है, सृजनात्मक यानी क्रिएटिव थिंकिंग। यह बालकों में किसी विषय, तथ्य, घटना, वस्तु इत्यादि के बारे में सोचने का नवीन दृष्टिकोण विकसित करती है। हाँ, किसी भी समस्या के बारे में सोचने के लिए अलग हटके हमें सोचना पड़ता है, तभी उस पे हमें हासिल मिलता है। पता है क्या आपको, आप जब रोटी बनाते हैं, रोटी या चपाती बनाते हैं, तो उसको पलटने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, किस चीज का? उल्टानी हाँ सर जी, उल्टानी हाँ उलटा नहीं रहते। हाँ, उलटन, उलटा पालटा करतो त्याला म्हणतो आपण उलटन, है कि नहीं? हाँ, और दूसरा एक पार्ट होता है, देखो, जिसको हम क्या बोलते हैं, चिमटा, जिसमें रोटी पकड़ कर हम उसको उल्टा पालटा करते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। यस और नो? यस यस सर। विषय थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो, किसने लगाया होगा उसका शोध, उल्टन का या फिर उस चिमटे का इधर से उधर करने का, किसने लगाया होगा? मनुष्य ने औरत नहीं लगाया होगा। अरे मनुष्य ने तो लगाया ही, हम मनुष्य ही है, किसने लगाया लेडीज होगा? लेडीज उनका नाम मत बताओ, अब वो गूगल पे जाके सोचे भी मत, उलतानीचा शोध कुणी लावला म्हणून, त्या चॅट जीपीटीला तर विचारूच नका, त्यानं माझं नाव सांगतंय. बात समझ में आई कि मुझे क्या कहना है, समझ में आया क्या? वो शोध उसने लगाया जिसको वो समस्या आई, और वो समस्या पर उसने उसको हल किया। हल करने के लिए उसने अलग दृष्टिकोण बनाया, नए एंगल से सोचा, हर एक तरीके से सोचा, और सोचकर उसने तय किया कि बाबा रे, इसको मैं अलग तरीके से सोचूंगा और उस पर आंसर निकालूंगा। यानी जो भी चीज की निर्मित अभी यहाँ पर हुई है ना हमारे यहाँ, वो यही सोच को डेवलप करने के लिए हुई है। यानी सृजनात्मक विचार जो होते हैं, वो बहुत इसी को होते हैं, बहुत दिशा से आते हैं, उसको अलग अलग हम एंगल में सोचते हैं। अब 1 मिनट बचा है, इस 1 मिनट में कभी भी हमारी मीटिंग बंद हो सकती है, तो आपसे गुजारिश है, मीटिंग बंद हो जाने के बाद घबराओ मत, दोबारा ज्वाइन करो। मैं लिंक डाल देता हूँ दोबारा की, अलग से। यस यस सर। तो वही सोच यहाँ पर निर्भर करनी है और सोचना है कि हमें क्या और कैसे सोचना है। तो सृजनात्मक जो चिंतन होता है, खोज, आविष्कार, मौलिकता को जन्म देता है। इसे अपसारित